नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। सबसे पहले प्राइम टीवी के दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश अपना 177वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस खास मौके पर विशेष तैयारी थी। जिस प्रकार से 155 साल हो चुके हैं वंदे मातरम का, और ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जिस प्रकार से आपने देखा कि आज शौर्य पराक्रम को आज देखने का दिन है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस खास मौके पर शौर्य को नमन करती हुई नजर आ रही है। और ये जो लद्दाख की तस्वीरें आप देखिए पहले, कि एक तरफ जहां बर्फ की मोटी चादर देखने को मिल रही है, लेकिन शौर्य कम होने वाला नहीं, क्योंकि ये बात है हमारे आन बान शान तिरंगा और हमारे देश की। तो आपने देखा जिस प्रकार से इस बार का जोश अलग ही नजर आ रहा है। आज देश 26 जनवरी के मौके पर सिर्फ तिरंगा नहीं फहरा रहा, बल्कि संविधान की ताकत का जश्न मना रहा है। 1950 में इस दिन भारत ने संविधान लागू कर खुद को जो आपको बताते चले संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था। तब आजादी तो थी, लेकिन कानून आजाद नहीं था। आज 2026 में हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और 1950 से लेकर 2025 तक की ये यात्रा संविधान की शक्ति और देश की बदलती पहचान की कहानी है। और जहां आज देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस खास मौके पर क्या कुछ संदेश दिया गया है, वो बयान भी आप सुनिए पहले। गणतंत्र दिवस के अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। गणतंत्र दिवस हम सब के लिए संकल्प, दृढ़ निश्चय और संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाने का दिन है। 77 वर्ष पूर्व हमने भारत के संविधान को अंगीकार किया, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारत के लोगों की जीवंत मार्गदर्शक है और ये पर्व हम सब के लिए संकल्प का पर्व है कि हम सब लोग मिलकर सामूहिकता के साथ एक साथ मिलकर जब हमारी आज़ादी के 100 साल पूरे हों 2047 में हम भारत को विकसित भारत बनाएं। देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। आज ही के दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। 76 वर्ष की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव हमारे इस संविधान ने देखे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने संकल्पों के अनुरूप उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक भारतवासी के गौरव, भारत की एकात्मता और अखंडता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया
तब जाकर के हमें और आपको आजादी मिली। गणतंत्र दिवस के दिन हमारा संविधान जो रास्ता दिखाता है उसका संकल्प ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बाद जो हमें संविधान मिला है उस संविधान पर देश को और चला करके मजबूत बनाने का काम हम लोग करें। वो है वंदे मातरम। आज की तैयारी पूरी है क्योंकि आज का वो दिन है जब गर्व से हमने कहा कि हम किसी के आदेश से नहीं चलेंगे, हम अपने संविधान से चलेंगे और नई इबारत को लिखेंगे। तब से देखिए भारत आगे ही बढ़ता जा रहा है, नया इतिहास रच रहा है और अब भविष्य की ओर भी बहुत कामनाएं हो रही हैं। गणतंत्र दिवस की धूम आज देखी जा रही है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जिस प्रकार से यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्य अतिथि के तौर पर इस बार के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे हैं, उनकी मौजूदगी में भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, टेक्निक्स और विकास, जलवायु सहयोग को मजबूती मिली है। आज का गणतंत्र दिवस केवल एक औपचारिक उत्सव नहीं बल्कि संविधान, लोकतंत्र और नागरिक सहभागिता का जीवंत प्रतीक बन गया है। कर्तव्य पथ पर भारत की समृद्ध विरासत, विकास और नए विचारों की झलक आप साफ तौर पर आज आपको कर्तव्य पथ पर देखने को मिली है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमने इंसाफ, बराबरी और आजादी का संकल्प लिया था। पुरुष और महिला समान और समानता का समाज, हर वर्ग की भागीदारी और बदलते भारत की पहचान में इस समारोह में दिखाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा, विकसित भारत का संकल्प और अधिक सुदृढ़ हो। तो 26 जनवरी के मौके पर सिर्फ तिरंगा नहीं फहरा रहा है बल्कि संविधान की ताकत का जश्न मनाया जा रहा है। 1950 में इसी दिन भारत ने संविधान लागू कर खुद को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। तब आजादी तो थी लेकिन कानून आजाद नहीं था। आज 2026 में हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 1950 से 2025 तक की ये यात्रा संविधान की शक्ति और देश की बदलती पहचान की कहानी है। वहीं आपको बताते चले जिस प्रकार से देश इस साल भी एकता, अखंडता का पर्व पूरे जोश से मना रहा है। 1950 में आज ही का दिन था। जिस प्रकार से 26 जनवरी और गुरुवार का वो दिन जब संविधान लागू हुआ था, आज पूरा हिंदुस्तान नमन कर रहा है। इस गणतंत्र को बनाने वाले बलिदानियों को नमन कर रहा है, संविधान निर्माताओं को नमन कर रहा है, राष्ट्र निर्माताओं को नमन कर रहा है। और यही नहीं, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कर्तव्य पथ की जो आज आक्रामक परेड थी वो वाकई काबिले तारीफ थी। तो पैनलिस्ट की मौजूदगी है, उनसे सीधा परिचय करेंगे और साथ ही जानेंगे कि आखिरकार इस बार 26 जनवरी में क्या कुछ खास देखने को मिला था। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुपम तिवारी, जबकि वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनुपम जी का रुख करेंगे। अनुपम जी, कितना अद्भुत, कितना अविश्वसनीय, कितना अकल्पनीय इस बार का गणतंत्र दिवस जो कर्तव्य पथ से आपने भी देखा। पहले तो आपको और प्राइम न्यूज के तमाम दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित तौर पर आज जो कर्तव्य पथ पर दिखा है वो इतिहास से लेकर के भविष्य तक की एक झलक दिखाता है। वो हमारे उस चाल को दिखाता है जो हमने आज से 77 साल पहले शुरू करी थी और आज वर्तमान से लेकर के अब भविष्य में किस तरफ जा रहे हैं उसका एक रोड मैप भी दिखाता है। आश्चर्यजनक करने वाली बात तो ये है कि हमने जहां एक तरफ वंदे मातरम का 150वां वर्ष मनाया और अपने इतिहास को, जो गौरवशाली इतिहास है, उसको सलाम किया, वही हमने भविष्य के आत्मनिर्भर भारत की योजना को भी दिखाया। ये भी दिखाया कि विश्व उथल पुथल वाले विश्व में जहां पर कोई ये कह नहीं सकता कि भविष्य कैसा होगा, कैसे देश कैसे बिहेव करेंगे, उस समय भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू किया है और ये दिखाया है कि भविष्य हमारा है। और भविष्य कहां से आया है? भविष्य आया है जन भागीदारी से और भारतीय सेनाओं की अटूट हिम्मत और हौसले से। 26 जनवरी की परेड हमेशा से एक रोमांचक अनुभव रहता है। जब भी आप वहां पर तमाम सेनाओं की झांकियां निकलते हुए देखते हैं, उनकी परेड देखते हैं और
जन भागीदारी के नाम पर तमाम प्रदेशों की जो आप कल्चरल एक्टिविटीज को दिखाती हुई झांकियां देखते हैं, इस बार भी वही हुआ, लेकिन इस बार कुछ अलग ये था कि जन भागीदारी के साथ साथ हमने अपने साइंस और टेक्नोलॉजी का भी वहां पर प्रदर्शन करवाया। हमने ये दिखाया कि भविष्य कैसा होगा भारत का। हमने ये दिखाया कि भारत की सेनाएं जो कि कदम ताल करते हुए चल रही थी, उनका ये परिचय होता है कि हमारे पास हौसला सबसे तेज है, हमारे पास जोश सबसे हाई है, और उसके साथ टेक्नोलॉजी के साथ मिल करके हम हाँ। क्या कर सकते हैं और हमें आगे क्या करना है, ये बिल्कुल। दुनिया देख ले। आज जब आप देखते हैं तमाम नए नए हमारे संसाधन, नए नए हथियार, नए नए हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स, और वो ऐसे सिस्टम्स हैं जिनका लोहा आज दुनिया भी मानती है। भारत इस समय मिलिट्रली दुनिया की एक बढ़ती हुई ताकत है, और विश्व की जो भी तमाम बड़ी सेनाएं हैं, उनको ये दिखाने का हौसला रखता है भारत कि हाँ। हमारी सेना के पास जज्बे की कमी कभी नहीं थी। अब टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के हमारी सेनाएं एक लेवल ऊपर जा रही हैं। और ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा विषय था पिछले दिनों जिसने दिखाया था कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या है। और आज जब हम उसको एनालाइज करते हैं गणतंत्र दिवस के दिन, तो ये हमें बड़ा संतोष होता है कि बदलती हुई वैश्विक व्यवस्था में हमारी मिलिट्री कितनी तेजी से कदम मिला करके चल रही है, और ये दिखा रही है कि जो एआई का जमाना है, जो सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेशन है, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का जमाना है, उस जमाने में भी भारतीय सेनाएं इन नई तकनीकियों के साथ अपने आप को मिला रही हैं बिल्कुल। और भारत को और ज्यादा सुरक्षित महसूस करा रही हैं। तो ये वाकई में गौरवशाली दिन है। बिल्कुल, और जो वाकई में कर्तव्य पथ पर अद्भुत दिखा है, आज का वो- नजारा। जिस प्रकार से सुनील त्रिपाठी जी, वंदे मातरम की थीम कितनी स्पेशल थी इस बार? सुनील त्रिपाठी जी, आवाज मिल पा रही है? आ नहीं रही है। हाँ हाँ, जिस प्रकार से वंदे मातरम की थीम रखी गई थी, इस पर कुछ कहिए। आवाज मिल पा रही है? ये आवाज आपकी आ नहीं रही, मिल नहीं रही। ठीक है, मैं फिर से आपका संपर्क साधने की कोशिश करूंगी। वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है। मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, अब आ रही है। मैं ये कह रही हूं कि इस बार का जो थीम रखी गई थी वंदे मातरम, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले अपने देशवासियों, प्रदेशवासियों और पत्रकार बंधुओं को, आपके चैनल को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, वंदे मातरम का एक इतिहास रहा है। ये वो ओतप्रोत भारतीयों के लिए है जिसने अंग्रेजों की नींव हिलाई। इस वंदे मातरम के गीत में जाति धर्म का कोई भेदभाव दिखाई नहीं पड़ा था, और न पढ़ना चाहिए। लेकिन जिस तरह की बात इसे प्रस्तुत किया गया वो अति सराहनीय है। मैं इस गीत को फिर नमन करता हूँ। ये हमारे वीर सपूतों ने यही गीत गा के आजादी दिलाई थी, और आज गणतंत्र दिवस पर मुझे वो वीर सपूत फिर दिखाई पड़ते हैं जो आज भारत माता की रक्षा करने के लिए अपना तन मन धन सब न्यौछावर करते हुए नजर आ रहे हैं। अति जी, गणतंत्र दिवस की रैली चाहे राजधानी लखनऊ की हो, चाहे हमारे दिल्ली की हो, हम अपने पड़ोसियों को, विश्व समुदाय को हमेशा शांत अहिंसा का संदेश देने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हमारे देश के सम्मान स्वाभिमान पर कोई चोट पहुंचाने का प्रयास करेगा तो हमारे देशवासी, हमारी फौज इस बात के लिए भी शपथ लेती है कि उसका हम मुंहतोड़ जवाब दें। हाँ बिल्कुल, मैं ठीक है। भारतीय सैनिकों को एक बार नमन कर रहा हूँ जो उनकी परेड दुनिया ने देखी है। आज दुनिया भी भारत तरफ देख रही है। लेकिन सुनील त्रिपाठी जी, मध्य प्रदेश की जो आज की झांकी थी, मध्य प्रदेश की झांकी अहिल्याबाई होलकर की थीम पे थी, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्योंकि अभी बनारस में काफी चर्चा हुई थी उस पर। आवाज मिल पा रही? हाँ, हमसे कह रही है? हाँ हाँ, आप सही करिए। देखिए, हमारे वीर सपूत चाहे महिला रहे हों चाहे पुरुष रहे हों, उनका एक गौरवान्वित इतिहास आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उस दौर में कैसे लिखा गया होगा इतिहास, और इतिहासकारों को मैं नमन करता हूँ जो उन आक्रांतकारियों की विविधताओं से जूझते हुए इतिहास की रचना की थी।
मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई की बनाए हुए चित्रों को विध्वंस किया गया। हाँ। लेकिन अगर दूसरा पक्ष हम ये भी देखें सत्य जी, तो मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे लाशें जलती हैं। हमारे देश का पहला ऐसा स्थान है जहाँ महादेव स्वयं विराजमान रहते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, और वहाँ कभी का कुश्ती नहीं है, ये महादेव कि जाओ और मिलेगा तो मैं स्थान पर जाने के लिए किस तरह भीड़ आ रही है। मैं बनारस जाता हूँ, देखता हूँ कि गलियों में इतनी भीड़ वाकई निकलना मुश्किल है, तो सरकार की भी मजबूरी है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, तो बार बार कहता हूँ, जिन मूर्तियों को वहां से हटाया गया है, कृपया उनको कहीं और विस्थापित कर। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। ठीक है, मैं आज देश के पराक्रम पर ही रहूंगी। जिस प्रकार से अनुपम तिवारी जी, हमने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य भी इस बार की परेड में देखने को मिला, उस पर क्या कहेंगे? विषय था जिसके ऊपर चर्चा होनी स्वाभाविक। बहुत सारी बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कही गई, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसमें हमारी सेना ने भी इंटरेस्ट व्यक्त किया। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का महत्व सिर्फ इसलिए कि एक तो हमने आतंकवाद पर कोई भी चर्चा करना या आतंकवाद को बिल्कुल सहना बंद कर दिया है। हमने ये कह दिया है कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म अब भारत पर हमला माना जाएगा, और ये एक स्पष्ट लकीर खींचती है। ऑपरेशन सिंदूर ने उसी भारत के एक नए चलन को दिखाया था। और उसके बाद आप देखिए, जिस तरह से पहले हमने अपने टारगेट्स आतंकवाद के अड्डों को निशाना बनाया, उसके बाद जब दुश्मन देश ने हमारे ऊपर हमला करने की प्रयास किया, तो हमने एक एक हमले को नेस्तनाबूद किया, और उसके बाद उसको सबक सिखाने के लिए 2 दिन के अंतर में ही हमने उसके तमाम हवाई अड्डों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, उसके तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को जमीन पे मिला दिया। तो ये हमारी तैयारी दिखाता है, और ये हमारी एक्यूरेसी दिखाता है। ये वही चीज है जिसके ऊपर भारतीय सेनाएं पिछले 20 सालों से लगातार दिन रात एक करके काम कर रही थी। ये वही ऑपरेशन सिंदूर का रिजल्ट है, इसको रिजल्ट बनूंगा जिसकी तैयारी आज से 2 दशक पहले से ही शुरू हो चुकी थी। जब मुंबई हमला होता है, जब 2008 में 9 में, जब एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट होते हैं, और उस समय भारत ने सोच लिया था कि अब हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। हमने कोशिशें करी, पहले हमने पाकिस्तान को फाइनेंशियली बैंकरप्ट करने का प्रयास किया, उसमें काफी हद तक सफल रहे, और जब ये लगा कि अब दंड देना ही जरूरी है, तब हमने एयर स्ट्राइक करी, तमाम अलग अलग स्ट्राइक्स करी, और अब ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर का महत्व हमको एनालाइज करना होगा, सिर्फ 1 दिन से या 4 दिन की एक्सरसाइज से नहीं करना होगा। ये उस तैयारी को दिखाता है, ये उस बदलाव को दिखाता है जिससे भारतीय सेनाएं गुजर रही थी। आपको पता होगा पिछले 2 दशकों में दुनिया की टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदली है, और उस तेजी के बदलने के साथ साथ भारतीय सेनाओं ने कितनी तेजी से उस बदलाव को एडॉप्ट किया है, ये जबरदस्त बात थी। तभी आप जब देखते हैं कि हमारे पास एयर डिफेंस, हम दुनिया के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात कर रहे थे, हमको पता ही नहीं था कि हमारे पास इतने सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम है। ऑपरेशन सिंदूर ने उनका ऑपरेशन करके दिखाया। हम दुनिया के बारे में बात कर रहे थे, फला के पास ये एयरक्राफ्ट है, फला के पास ये मिसाइल है, फला के पास ऐसे ड्रोन्स हैं, लेकिन क्या हमारे पास क्या है, हमने कभी चर्चा ही नहीं करती। ऑपरेशन सिंदूर ने उन सब चीजों को बाहर निकाला और हर एक देशवासी को गर्व करने का अवसर दिया। तो ये एक कॉन्फिडेंस देता है भारत की सेनाओं को भी, भारत के लोगों को भी, कि भारतीय सेनाएं आपके साथ मजबूती से खड़ी हैं, चाहे वक्त कितना बदल जाए, चाहे मुश्किलें कितनी भी आ जाएं, चाहे हालात जो भी हो, लेकिन एक भी देशवासी की जान अगर जाती है आतंकवाद के माध्यम से या दुश्मनों की किसी हरकत के माध्यम से, तो भारत की सेना बिल्कुल ये नया भारत है हमारा। ठीक है सुनील त्रिपाठी जी, जिस प्रकार से हमने आज झांकियों में विकसित भारत 2047 का विजन भी देखा है। देखिए जी, अभी हमारे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही कि ऑपरेशन सिंदूर में मैंने 2 चीजें बहुत नजदीक से देखी है। हमारे भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने के लिए कुछ प्रयास आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे हैं। लेकिन मैं गणतंत्र दिवस पर फिर एक से उन देशवासियों को धन्यवाद देना चाह रहा हूं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में एक साथ खड़े होकर संदेश दिया, जिन्होंने प्रयास करते हैं कि हम भारतीय हैं, भारत माता हमारी, चाहे वो हमारे देश के हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो गुलदस्ता था भारत का, वो ऑपरेशन सिंदूर में हमारी भारतीय फौज और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा दिखाई पड़ा। बिल्कुल, लेकिन क्या मोदी सरकार के विजन में संविधान को लेकर कैसा आप रोड मैप देख पा रहे होंगे? क्योंकि हमने जब लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें देखा था संविधान का खतरा करार दिया गया था, और आज 2026 चल रहा है, संविधान किस तरफ बढ़ रहा है, उस पर प्रकाश डालिए।
देखिए, मैं आज राजनीति कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं तो सदैव कहता हूँ, राजनेता अगर जात धर्म हाँ। दो चीज छोड़ दें अपने चुनाव में, तो कोई ऐसा दल नहीं जिसके दल के गेट पर ताला न लग जाए। अति जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि आज हम किस युग में चल रहे हैं। हमको अपने युवाओं को कैसे प्रशिक्षित करना है, हाँ। कैसे अंतरिक्ष पहुंचाना है आदरणीय शुक्ला जी की तरह, कैसे फौज की कमांडेंट देना है सेना अध्यक्ष जनरल विपिन द्विवेदी जी की तरह, उस पर हम चर्चा नहीं करते। बिल्कुल। आज तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है गणतंत्र दिवस पर कहते हुए, मैं जाना नहीं चाहता राजनीति में, कि हम भारतीयों को जिस तरह से जातीयता के संघर्ष के युद्ध में छोड़ा जा रहा है, उसकी रक्षा भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता है। हाँ। उन राजनेताओं को मैं एक बार इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम भारत की एकता, अखंडता और आत्मीयता को आप विध्वंस न कीजिए। जातीयता के आधार पर बांटने प्रयास करके भारत को गृहयुद्ध की तरफ आप रोक रहे हैं। आप चले जाएंगे, लेकिन इतिहास के पन्नों में आपका दुर्भाग्यशाली नाम जरूर लिखा जाएगा। अदिति जी, हम जिस प्रेम से रहते हैं, मेरा नाम आरती है, सुनील आरती जी। जी, हाँ। क्षमा कीजिएगा। आरती जी, हाँ। जिस प्रेम भाव से हम रहते हैं, चाहे हम हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दलित हो, चाहे अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो, लेकिन आज पिछड़ों को अगड़ों से, दलितों को अगड़ों से लड़ाने का प्रयास, हाँ। हिंदुओं को मुसलमान कराने का प्रयास। मैं गणतंत्र दिवस पर अपने देशवासियों से कहता बिल्कुल। हूं, लेकिन जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है, ठीक है, तो मत तोड़िए। हमारी ये जनता जब की सभ्यता है, ठीक है, उसको आप बनाए रखिए। ये वोट के लिए लाभ की राजनीति कर सकते हैं देश में। हाँ। ऐसे राजनेताओं को जो एक बार अपनी आंख पे आप देख लीजिए, पहचान लीजिए, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ। लड़के में जो जाएगा वो हमारा भाई होगा, न हिंदू न मुसलमान होगा। ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को आज भी हम माथे पर लगा के आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से अनुपम तिवारी जी 1950 से और आज 2026 की तस्वीर देख रहे हैं, कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। विकसित भारत 47 का विजन, तमाम तरह की बातें सामने आती है। ये नया भारत है, आप इस भारत को कैसे देखते हैं? देखिए, भारत नया तो हो ही नहीं सकता, ये शब्द ही मैं इसको मानता नहीं हूँ। भारत एक बहुत पुरानी परंपरा है। हाँ। भारत सकल सनातन से चलती हुई परंपरा है, जो हमेशा अपने आप को समय के हिसाब से एडजस्ट करती रहती, उसमें अपना नयापन दिखाती रहती। और 1950 से लेकर के 2026 77 सालों की ये जो यात्रा रही है, इसमें हमको अलग अलग समय पर अलग अलग टारगेट सेट करने पड़ेंगे। और आज का दिन वही है जब आपको उन सारे टारगेट्स को, उन सारे अचीवमेंट्स को एनालाइज करना है। हाँ। 1950 में जब गणतंत्र बना था, तब जो सबसे बड़ी समस्या थी वो क्या थी? वो थी गरीबी से लड़ना था, वो भुखमरी से लड़ना था, वो अपने पैरों पर हम कैसे खड़े हो। क्योंकि उस समय के जो हमारे शासक थे, जो अंग्रेज जो हमें छोड़ के जा रहे थे, उनको तो ये विश्वास ही था कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो ही नहीं सकता। हमने इसको इतनी बुरी तरह से तोड़ दिया है, इसको इतना जर्जर बना दिया है कि ये आने वाले एक दशक के अंदर टूट जाएगा, इसके खंड खंड हो जाएंगे। लेकिन हमारी सबसे बड़ी विजय यही रही है कि हमने न सिर्फ अपने आप को खड़ा रखा है, बल्कि गणतंत्र को बचा करके रखा है। और गणतंत्र के रूप में ये 70 वर्षों की जो साधना है, ये निस्संदेह आश्चर्यजनक है, और इसका लोहा आज दुनिया भी मानती है। तो जब हम बात करते हैं नए नए टारगेट्स की, तो 2026 में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम जो हमारी सरकार 2047 का बार बार नाम लेती है, तो हम उसको एक टारगेट माने और 2047 तक हम अपने आप को एक अलग ही लेवल पर लेके जाए। जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारी जो साधना है वो अधूरी रह जाएगी। तो ये जो भारत है, ये सनातन भारत है, हमेशा से रहा है, और इसमें नवीनीकरण नहीं हो सकता है। लेकिन जो नया हो रहा है वो हमारी सोच है। आज के जमाने में, जैसा मैंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, एक झगड़ा नहीं था, सिर्फ एक आतंकवाद कुचलना नहीं था। वो था कि हमने समय के साथ अपनी सेनाओं को कितना एडजस्ट किया है, और वो हमने देखा कि उसमें हमें अच्छी खासी सफलता मिली है। यही चीज हमको 2047 के लिए टारगेट सेट करना है, क्योंकि सरकार ने उसको एक बेंचमार्क बनाया है, तो हमको भी उस बेंचमार्क के हिसाब से चलना चाहिए और ये कहना चाहिए कि 2047 तक हमने इन क्षेत्रों में इतना विकास कर लेना है। ये निश्चित तौर पर हम नहीं कह सकते हैं कि हम अमेरिका जैसे या बड़े बड़े विकसित देशों जैसे विकसित हो जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत बड़ी जनसंख्या का पेट भी पालना होता है। वो समस्याएं हमारे पास हैं जो अमेरिका के अंदर नहीं है या बाकी पश्चिमी देशों में नहीं है। ठीक है सुनील त्रिपाठी जी, जिस प्रकार से इस बार यूरोपीय अध्यक्ष इस बार के मुख्य अतिथि रहे,
उसको लेकर क्या साझेदारी हो सकती है? इस बार के जो गणतंत्र दिवस के वो मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने के लिए आए थे, कैसे रिश्ता है हमारा और यूरोपीय से? देखिए, मुख्य अतिथि से हमारा पुराना भी रिश्ता है, सामाजिक भी रिश्ता है, व्यवहारिक भी रिश्ता है, और हम लोग सनातनी हैं, भारतीय हैं, सबके साथ समानता का रिश्ता रखना चाहते हैं। ये भारत का संदेश है, हमेशा रहा है, हम अहिंसावादी रहेंगे। तो जो हमारे दुश्मन भी हैं उनसे भी हम संबंध खराब करना नहीं चाहते, लेकिन जिसकी जैसी नियत आदत है वो अपनी आदत से नहीं बाज आएगा। चंदन काम शीतलता देना होता है, सांप काम जहर देना होता है। तो जो मेरे मुख्यमंत्री आए हैं उनको भी मैं नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भारत के साथ मित्रता करके मित्रों को भी फायदा होता है और भारत को भी फायदा होता है। अभी हमारे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही है आरती जी, कि ये नया भारत नहीं है। भारत के इतिहास को उठा के देखिए कि चाहे हमारे वहां में शिष्टाचार रानी करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरी है। विदेशी आक्रांता किसी देश में कितनी बार आए, भारत तब भी वही था, भारत आज भी वही है। और मेरे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही, जिस समय देश आजाद हुआ था उन अंग्रेजों की समझ नहीं आ रहा था कि भारतीय इतने परिश्रम से, उतनी मेहनत से देश के साथ खड़े होंगे, देश की एकता और अखंडता को बरकरार करते हुए भुखमरी और गरीबी को दूर करने का प्रयास करेंगे। आरती जी, मैंने बहुत भुखमरी गरीबी नहीं देखी है, लेकिन अपने इस 60 साल के जीवन में मैंने वो दौर भी देखा है कि पुराने वस्त्रों से हमारे देशवासी लाभान्वित होते थे। पर्वों पे शायद बड़े परिवारों को छोड़ करके जो मध्यम क्लास लोग थे वो नए कपड़े भी नहीं पहन पाते। ये दौर मेरे सामने गुजरा है। एक साइकिल भी नहीं होती थी लोगों के पास में, पैदल यात्रा करते थे। लेकिन ये भारत माता की कृपा है कि आज हर भारतीय अपने आप को गौरवान्वित और श्रेष्ठ मान रहा है। बिल्कुल, ये देश अगर आगे बढ़ रहा है तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व तो है, लेकिन उन हमारे भाइयों की सबसे बड़ी तपस्या त्याग है, जो 24 घंटे देश के कार्य के लिए लगे रहते हैं, चाहे हमारे सैनिक भाई हों, चाहे हमारे फौजी भाई हों, चाहे देश का कोई भी नागरिक। बिल्कुल, सेना ही से हम सुरक्षित है। ठीक है अनुपम जी, जिस प्रकार से हमने देखा है एआई का भी इस बार जिक्र किया गया था, झांकियों में आधुनिकीकरण, ये कहीं ना कहीं सशक्त बना रहा है हमारे सेना बल को। देखिए, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो अपने आप ये नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हमारे सामने आते हैं, क्योंकि दुनिया एआई की तरफ जा रही है, दुनिया स्वार्म ड्रोन्स की तरफ जा रही है, दुनिया हाइपरसोनिक सिस्टम्स की तरफ जा रही है। तो अगर हम आत्मनिर्भर बने तो हमारे पास सबसे अत्याधुनिक हथियार होने चाहिए। अब वो हथियार सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, वो हमारे आम जनजीवन में भी आना चाहिए। देखिए, जिस तरह से एक रिवोल्यूशन हुआ है टेक्नोलॉजी का, आप देखें 1990 के दशक के बाद से और आज की दुनिया में, आज के भारत में कितना बदलाव आ गया है, और वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। हर हाथ में जब कंप्यूटर कहीं एक दिखता था, टेलीफोन के लिए पीसीओ एक हुआ करता, उसमें सब लोग फोन करने के लाइन लगाते थे, और आज छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक सबके हाथ में टेलीफोन है, इंटरनेट का उनके पास साधन है, और वो पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है। तो अब इसके आगे क्या है? इसके आगे एआई। और जब एआई की हम बातें करते हैं तो उसमें भी भारत को लीड करना पड़ेगा। जिस तरह से हमने 90 के दशक में सॉफ्टवेयर में पूरी दुनिया को लीड किया, कॉल सेंटर से पूरी दुनिया को लीड किया और एक तरह से रिवॉल्यूशनाइज कर दिया पूरे सिस्टम को, उसी तरह हमको पूरा विश्वास है कि भारत का जो युवा वर्ग है, बिल्कुल आत्मनिर्भरता की तरफ हमें आगे बढ़ना ही होगा। ठीक है सुनील त्रिपाठी जी, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, जिस प्रकार से हमने देखा कि ट्रंप जब आंखें दिखाने लगा था तो हमें जरूरत थी उस समय कि हम आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें। सुनील त्रिपाठी जी, देखिए आरती जी, ये तो एक प्रतिस्पर्धा होती है समाज की, व्यक्ति की और पशु पक्षियों भी होती है कि आप हमसे आगे ना बढ़ सके। जिस तरह से भारत माता की कृपा से भारत आज आगे बढ़ रहा है, वो कहीं न कहीं अमेरिका के लिए चुनौती बनता चला जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय एक फरमान जारी हुआ था कि परमाणु पोखरण परीक्षण नहीं होगा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मैं हर संघर्ष के लिए तैयार हूँ, हर बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, परमाणु पोखरण परीक्षण करूंगा, और करके दिखाया। हमारे ऊपर पाबंदियां लगी,
लेकिन उन्होंने कहा कि जो मेरे पास संसाधन है मैं उनसे भी जीवित रहने का प्रयास करूंगा, लेकिन किसी देश के आगे अब भारत झुकेगा नहीं। हाँ। मुझे लग रहा है कि ये अमेरिका आज से नहीं, ये हमेशा इसकी राजनीति रही कि भारत को फलता फूलता देखना पसंद नहीं कर रहा है। और उसमें ट्रंप जी हमारे ऐसे आ गए हैं कि आग में घी डाल रहे हैं, जबकि उनका विरोध अमेरिका में भी हो रहा है। वो भारत में एक वर्ग विशेष के लोगों को लेकर बड़ा चिंतित है, विशेषकर सवर्ण ब्राह्मण वर्ग को मैं नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन ब्राह्मण वर्ग से बहुत दुखी है। हाँ। उसको तोड़ने का प्रयास भारत में भी कर रहे हैं और उसमें कुछ राजनेता भी हमारे उनके दबाव में इस राजनीति पर चल चुके हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं अंतरिक्ष जाने वाला कौन है। हाँ। उनके देश में सबसे ज्यादा सेवा करने वाला कौन वर्ग है और भारत की हिफाजत करने वाला सेना में सीना खोल खड़ा होने वाला कौन वर्ग है। हाँ। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साजिश की जा रही है कि भारत में जातीय संघर्ष कराने का प्रयास किया जाए। हाँ। हमारे भाइयों को, दलितों को, वंचितों को, दोस्तों को, अगड़ों को, पिछड़ों को आपस में लड़ा करके हाँ। भारत के टुकड़े करने बिल्कुल, इस समय एकजुट होने की आवश्यकता है। ठीक है अनुपम जी, जैसे मैं देख पा रही हूँ, क्या इस समय विदेशों से किस प्रकार से हमारा संपर्क है? हम देख पा रहे हैं रशिया से हम ज्यादातर या तो तेल लेते हैं या डिफेंस को लेकर भी हम अक्सर उनसे ज्यादातर प्रेरणा ले सकते हैं। देखिए आरती, निश्चित तौर पर विदेश मामलों के अगर हम बात करें तो ये एक बहुत कठिन दौर है। अब वो दौर कैसे आया है, क्यों आया, इसके ऊपर बात करना आज उचित नहीं है, लेकिन ये हमारा अग्नि परीक्षा का समय है। हाँ। आप रशिया के साथ आपके संबंध बहुत पुराने रहे और हमारा जो सेना का जो खासतौर पर मैं बात करूं तो 80% हमारा जो असलहे, हथियार, एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ये सब रशिया की ही देन थे और उनके ऊपर हम लगभग डिपेंडेंट हुआ करते थे। वक्त बदला, समय बदला और फिर देखिए हमने यूरोप की तरफ ध्यान देना शुरू किया। बहुत सारे हमारे हथियार यूरोप से भी आते हैं। फिर अमेरिका ने हमको साधने की कोशिश करी तो बहुत सारा हमने उसको डाइवर्सिफाई किया और अमेरिका के साथ भी हमारे संबंध है। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि हमको चूज करना है कि हम किसके पाले में रहें, किसके पाले में ना रहें। और अगर हम अपना इतिहास देखते हैं तो हम कभी किसी पाले में रहे ही नहीं। हाँ। हमने एक मल्टीनेशनल एटीट्यूड हमेशा अपना के रखा था। तो आज इस कठिन दौर में हमको अपनी वही पुरानी जो प्रणाली थी कि सबके साथ इंगेज रहिए और किसी के पाले मत खड़े रहिए, उसको एक नए कलेवर में प्रस्तुत करना है। अब ये एक चैलेंज है, सरकार उस चैलेंज से कैसे पार पाती है तो भविष्य बताएगा। लेकिन ये कठिन समय क्योंकि कठिन समय इसलिए भी है कि हमारे पड़ोस में इस समय संबंध सही हमारे नहीं है और ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर अत्याचार में हमको कुछ बोलना पड़ रहा है। बांग्लादेश की बात हो, नेपाल की बात हो, पाकिस्तान, श्रीलंका, हर जगह स्थिति खराब है। तो भारत को इसमें बहुत सोच समझ के कदम रखना पड़ेगा और अपने लिए नए रास्ते चुनने पड़ेंगे। बिल्कुल, देश को क्या संदेश देना चाहते हैं और हमारे प्राइम टीवी के दर्शकों को इस गणतंत्र दिवस को लेकर? मुझसे पूछ रही हैं आप? हाँ हाँ, आपसे। देखिए मेरी सबसे बड़ी यही प्रतिक्रिया रहेगी कि कर्तव्य पथ पर जो आपने देखा है उसको आत्मसात करिए। और आपने जो देखा है वो ये है कि आपका इतिहास जबरदस्त है, आपका वर्तमान शानदार है और आपका भविष्य चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन उसमें भी आपको विजय की तरफ बढ़ना है। अपने अनुभव से सीखिए, अपने आप को विज्ञान के हिसाब से अपग्रेड करते रहिए और भविष्य आपका है, भविष्य हिंदुस्तान का है। नया भारत की जहां तक बात है तो ये वो भारत है जिसने सनातन से आज तक अपने नएपन को नहीं छोड़ा है। आगे भी नया भारत चाहे विकसित हो या ना भी हो, फिर भी भारत की जो पहचान है वो हमेशा सबसे अलग रहेगी। और हम भले आर्थिक रूप से विश्व को लीड न कर पाए, लेकिन हम वैचारिक रूप से और अपने सामाजिक ताने बाने से विश्व के स्थिरभाव हमेशा बने रहेंगे। इस चीज को बनाए रखना बेहद आवश्यक है। जिस प्रकार से सुनील त्रिपाठी जी, जेन जी का जिक्र बहुत होता है क्योंकि वही एक रीढ़ होती है जो हमारे जो भारत है, जो 47 का संकल्प है, जो विकसित भारत का संकल्प लिए हैं, वो वही पूरा करेंगे। सुनील त्रिपाठी जी, देखिए हम लोग विश्वविद्यालय में नारा लगाते थे, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये तो सत्य है कि प्रकृति एक परंपरा के हिसाब से मनुष्य को बनाती है, एक आता है एक जाता है। तो जेनजी जो है वो हमारा भविष्य है आने वाला। अब हम लोग धीरे धीरे अपनी यात्रा पूरी करने मार्ग चल पड़ेंगे, लेकिन ये देश उन्हीं के हाथ में सौंपने प्रयास कर रहे हैं कि उनके हाथ इतने मजबूत हो कि सुभाष चंद्र बोस पैदा हो, सरदार भगत सिंह पैदा हो, अशफाक उल्लाह खां पैदा हो, अब हाफिज सईद न पैदा हो हमारे देश में।
हाँ। मैं गणतंत्र दिवस पर अपने देशवासियों से यही कहना चाह रहा हूँ, हाँ। जिस स्थिति में हमने भारत को लाके खड़ा किया है, मेरे भाइयों, मेरी बच्चों, उससे आप आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हाँ। जैन जी इस देश का भविष्य है और सरकार को भी चाहिए कि हर तरह से उसकी मदद करें। आरती जी, भारत माता ऐसे सपूतों को जन्म दे रही मेरे भारत में कि आज अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं। मैं जात की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज आतंकवादियों की हिम्मत तो नहीं आपने पड़ी देखा भारत में। कि किस प्रकार से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हमारा देश एक सबसे जो गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है, जो वहां पर हम भाईचारे के साथ रहते हैं। तो मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं